नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। मध्य प्रदेश में आधी आबादी पर सियासी दांव शुरू हो गए हैं। सीएम शिवराज के जन्मदिन से लाडली बहना योजना शुरू होने जा रही है। इस योजना से लाखों महिलाओं को जोड़ा जा रहा है। इन महिलाओं की उम्र 23 से 60 वर्ष के बीच है। जाहिर है ये सब महिलाएं मतदाता हैं और चुनाव में भारी उलटफेर करने में समर्थ हैं। इसलिए कांग्रेस की नींद हराम है। कमलनाथ ने ऐलान किया है कि 2023 में कांग्रेस की सरकार बनी तो हमारी सरकार गृहिणियों को भत्ता देगी। इस घोषणा को लाडली बहना योजना का जवाब कहा जा रहा है। पहले लाडली लक्ष्मी और अब लाडली बहना योजना, क्या इन दोनों योजनाओं से शिवराज ने महिलाओं के बीच गहरी पकड़ बना ली है और कांग्रेस के पास इन योजनाओं की क्या काट है, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। चुनावी वर्ष में शिवराज की लाडली बहना योजना ने कांग्रेस के कान खड़े कर दिए हैं। लाडली बहना योजना चुनावी माहौल पूरी तरह बदल सकती है। इस योजना की शुरुआत सीएम शिवराज सिंह चौहान के जन्म दिवस 5 मार्च से की जा रही है। योजना में 23 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की महिलाओं को पात्र होने पर 1000 रुपए प्रतिमाह देने का प्रावधान है। 5 मार्च से भाजपा इसके लिए ताबड़तोड़ अभियान शुरू करने वाली है। भाजपा के कार्यकर्ता खुद घर घर जाकर ऐसी महिलाओं को चिन्हित करेंगे जिन्हें 1000 रुपए महीने की सम्मान निधि दी जा सके। इन महिलाओं को फॉर्म भरवाया जाएगा, फिर इनके खाते में राशि आने लगेगी। यानी जून माह से पात्र महिलाओं को 1000 रुपए प्रति महीने मिलने लगेगा। अनुमान है कि इस योजना से प्रदेश की 80 लाख से अधिक महिला मतदाताओं तक शिवराज सरकार की सीधी पहुंच हो जाएगी। शिवराज की योजना से सचेत हुई कांग्रेस ने भी आधी आबादी पर फोकस किया है। लाडली बहना योजना के जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार में आने पर महिलाओं को भत्ता देने की घोषणा की है। वचन पत्र में भत्ता देने का वचन लाया जाएगा। उधर लाडली बहना योजना पर कमलनाथ ने कहा है कि कब आएंगे फॉर्म, कब मिलेगा लाभ, कुछ अता पता नहीं है, सिर्फ यह घोषणा है। शिवराज जी ने कितने हजारों करोड़ की घोषणा करी है पिछले 5-6 महीनों में, और कितनी और करेंगे, इसका हिसाब लगाया जाए। जिसका कोई शुरुआत नहीं होनी, ये जनता को गुमराह करने के लिए। महिलाओं को देंगे, कैसे देंगे, फॉर्म भराएंगे, किससे फॉर्म भराएंगे, फॉर्म कब आएगी, ये सब चुनावी नौटंकी है। कमलनाथ की घोषणा पर भाजपा के प्रवक्ता नरेंद्र शिवाजी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। देखिए, कमलनाथ जी ने और उनकी पार्टी ने, उनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो पिछली बार किस तरह से वादे किए थे कि 1, 2, 3, 4, 5, 10 गिनना, 10 दिन में कर्ज माफ़ी कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री हटा देंगे। लेकिन कोई वादा उन्होंने पूरा किया नहीं था। 18 महीने उनकी सरकार चली थी। इस तरह के फिर वो सब्जी बाग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक लाडली बहना योजना का प्रश्न है, उसकी प्रत्येक तिथि घोषित हो चुकी है। 5 मार्च को पूरी योजना का खाका सामने जाएगा। 15 मार्च से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। 30 अप्रैल तक फॉर्म भरा जाएंगे और 10 जून को मध्य प्रदेश की सभी बहनों के खाते में 1000 रुपया पहुँच जाएगा। 12,000 करोड़ रुपये का इसके लिए प्रावधान किया जा रहा है। तो हम तो जो कहते हैं वो करके दिखलाते हैं। लाडली बहना योजना के लिए मध्य प्रदेश की 1 करोड़ बहनों से अधिक बहनों को ये लाभ मिलने वाला है और समस्त शिवराज सिंह जी की जो बहनें हैं उनके अंदर अपार उत्साह है इस योजना को लेकर। शिवराज सरकार की लाडली लक्ष्मी योजना के बाद अब लाडली बहना योजना महिलाओं की एक बड़ी संख्या तक पहुंचने का बेहतरीन जरिया है। इन योजनाओं से लाखों महिला वोटर कहीं ना कहीं शिवराज की नीतियों से प्रभावित होंगी। कांग्रेस के लिए इन योजनाओं का तोड़ ढूंढना इतना आसान नहीं है। ऐसे में कांग्रेस की क्या रणनीति होगी, यह देखना दिलचस्प है। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और चंद्रकांत नायडू। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नायडू साहब, शुरुआत आप ही से करेंगे। आधी आबादी पर डोरे डाले जा रहे हैं। निश्चित तौर पर चुनावी साल है तो दोनों ही दल लगे हुए हैं। एक लाडली बहना योजना लेके आए लाडली लक्ष्मी योजना के बाद, और अब दूसरा कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है गृहिणियों को भत्ता देंगे। किस पर भरोसा करेंगी महिलाएं?
क्योंकि आज की तारीख में महिलाएं चौका चूल्हा तक सीमित नहीं है, बाहर निकल आई हैं और सरकार बनाने में और बिगाड़ने में उनका महत्वपूर्ण रोल रहता है, क्योंकि जागरूक हो गई हैं। पुरुषों से ज़्यादा मतदान होते हैं कई बार। जी हाँ, देखिए ये बात तो सही है कि अभी इस समय में नहीं कहा जा सकता कि किस तरह का प्रतिसाद होगा महिलाओं की तरफ से, लेकिन जो बात कही जा रही है कि करीब 80 लाख महिलाओं के लाभार्थी होने की गुंजाइश इसमें बनी हुई है। पिछले चुनाव में करीब 2 करोड़ 73 लाख वोटरों के मुकाबले में इस बार महिलाओं की संख्या काफ़ी बड़ी है, मतलब करीब 2% बढ़ी है, 3% के करीब बढ़ी है। तो जाहिर है कांग्रेस को इसके लिए इससे चिंतित होना होगा और होंगी कांग्रेस। इसमें देखने वाली बात यह है कि ये रेवड़ी संस्कृति के बारे में जो बात प्रधानमंत्री कहते हैं वो केवल विपक्षी सरकारों तक ही क्यों सीमित रहती है? वो दलील अपने अपने दल के बारे में क्यों नहीं वो ऐसा कहते कि भाई ये नहीं चलेगा, ये शॉर्टकट नहीं चलेंगे। इसमें एक खास बात ये लगती है मुझे कि इस तरह से इसका देखिए करीब बजट भी 12,000 करोड़ से ऊपर ही होगा। बिल्कुल। तो और ये पैसा कहाँ से आएगा इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है अभी। बजट शुक्र ये है कि इसको कैबिनेट ने अप्रूव किया है और बजट सेशन में हो सकता है इस पे जो बहस होने की गुंजाइश है उसको काफ़ी कम कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें कम से कम एक सवाल का जवाब तो मिलना चाहिए कि ये पैसा आएगा कहाँ से। प्रयास अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए, लेकिन नायडू जी ये सवाल तो दोनों ही राजनीतिक दल नहीं उठाते, जो विपक्ष को उठाना चाहिए वो भी नहीं उठाते, क्योंकि यदि वो ये सवाल उठाएंगे तो उनसे भी पूछा जाएगा कि आप गृहिणियों को भत्ता कहाँ से देंगे। हाँ, बहुत स्वाभाविक है। नहीं देखिए, मैं इसकी पार्टियों की प्रतिक्रिया के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि ये तो वोटर को सोचने की बात है कि वो पैसा भाई आज तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, 12,000 करोड़ रुपए कहाँ से आ जाएगा। अगर जाहिर है अगर वोटर इतना जागरूक होता तो सवाल पूछता भी और इसका जवाब ना हासिल होने पर अपनी प्रतिक्रिया भी देता। देखने वाली बात यह है कि एक और चीज़ जो दिलचस्प लगती है मुझे, वो कैबिनेट ने इसको पास कर दिया और अब ठीक बजट के विश्लेषण के एक दिन पहले, 2-3 दिन पहले कर लिया। इसमें गुंजाइश इस बात की बनती है कि बहस जो इस बात को लेकर होनी है वो किस तरह से टल जाए। तो कुल मिला के राजनीतिक रूप से देखा जाए तो अगर आप महज एक मतलब दर्शक की तौर पे देखें तो ये बहुत अच्छा कदम इस लिहाज से कहा जा सकता है कि ये एक अच्छा दांव खेला है। अब इसमें किस तरह की प्रतिक्रिया कांग्रेस की आती है, कैसे वो उससे हैंडल करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रतिक्रिया के लिए कांग्रेस को कितना समय मिलता है। तो मतलब एक दिलचस्प चीज़ है सोचने के लिहाज से और देखने के लिहाज से कि किस तरह से इस दांव को अपने सिरे तक ले जाती है। लेकिन सर जो आपने सवाल उठाया है कि रेवड़ी कल्चर की जो बात की है आपने, तो ऐसा नहीं लगता है कि राजनीतिक दलों में एक तरह से होड़ मची हुई है कि आप 1 रुपए देंगे तो हम 10 रुपए देंगे, आप साइकिल देंगे तो हम स्कूटी देंगे। ये एक बड़ा मतलब दुखद मसला है। इसमें तो मतलब इस हद तक हम देख चुके हैं कि करगिल के समय सरकारों में होड़ मची थी ग्रांट देने की। ऐसा लगता था जैसे सरकार सिरों की बोली लगा रही है और बड़ा संजीदा मामला था, लेकिन लोगों ने उसको कभी भी गंभीरता से सवाल पूछकर नहीं देखा कि भाई क्या आखिर ऐसा है जिसमें आप सिर्फ ये पैसा देने की बात करते हैं। उसी समय की बात है कि एल्बर्ट एक्का होते थे जो जिन्हें परमवीर चक्र दिया गया था, आदिवासी थे, बिहार से आते थे। उनकी पत्नी जो है वो सब्जी बेचती थी सरकार सड़क के पे उस जगह जहाँ पे उनके नाम से एक भवन बना है। तो ये बातें अब उस वक्त की, जाहिर है उस वक्त की परिस्थितियों में अब काफ़ी फर्क आ गया है और सरकार के पास में देने के लिए हो सकता है पैसा हो भी, जो भले ही कर्ज का लिया हुआ हो, लेकिन ये है कि इससे आखिर दिक्कत तो उसी व्यक्ति को होगी जो आज टैक्स दे रहा है जी। जिनको टैक्स नहीं देना उसकी कोई परेशानी की बात है ही नहीं। तो खिलावन जी, निश्चित तौर पर भार तो जनता पर ही पड़ता है, लेकिन क्या सिर्फ सवाल पूछने भर से इस पर समाधान हो जाएगा, या ऐसी सरकारें सवाल पूछने पर इस तरह की रेवड़ियाँ बांटना बंद कर देती हैं? उन्हें तो चुनावी लाभ दिखता है
और जब जनता ही ये सब महसूस करके उस व्यक्ति को चुनती है, उस पार्टी को चुनती है जो ज़्यादा से ज़्यादा रेवड़ी दे रही हो, तो फिर सवाल करने का मतलब ही क्या रहा? या जनता को नकार देना चाहिए सीधे? देखिए जी, सवाल पूछने से कोई भी सदन में हो, चाहे निचली सदन में हो, चाहे उच्च सदन में हो, चाहे विधानसभा में, सवाल पूछने से किसी समस्या का हल नहीं होता। जो सवाल उठाए गए हैं उस पे सार्थक कदम उठाएं, तभी उस समस्या का हल निकल सकता है। जहां तक रेवड़ी बांटने का सवाल है, जो चुनावी रेवड़ी बांटने में कोई भी दल एक दूसरे के से पीछे नहीं है। हर एक दल चुनावी रेवड़ी बांटने और लोगों को मुफ्तखोरी की आदत डालने के लिए लगातार कदम आगे बढ़ा। भाजपा हालांकि भाजपा का राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व भले ही इसका विरोध करती है कि रेवड़ियां बांटना बंद होनी चाहिए, मुफ्तखोरी बंद होनी चाहिए, लेकिन खुद करती है, उनके राज्य इकाइयां करती हैं, खुद मोदी लेकिन की वो तो कहते सरकार। हैं कि हम जरूरतमंद तक पहुंचा रहे हैं। सरकार का दायित्व है कि पिछली पंक्ति में खड़ा व्यक्ति को भी लाभ मिले। देखिए, जरूरतमंद को आप रोजगार दो, जरूरतमंद को उन हाथों को आप काम दो, महंगाई कम करो, उन पर जो खुद है अतिरिक्त उनको कम करो, बच्चों को शिक्षा के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए वो करो। ये जरूरतमंदों की मदद होती है। जरूरतमंदों के खाते में पैसा डालना, नकदी डालना, ये जरूरतमंद की मदद नहीं हो पाती। मुझे लगता है कि उसका किस तरह के दुरुपयोग होता है इस तरह के पैसों का, वो आप और हम जानते हैं अच्छी तरीके से। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से रेवड़ी बांटने का कल्चर शुरू हुआ है, सरकारें जो है लगातार घाटे में चल रही हैं, सरकारें जो है लगातार कर्ज ले रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार की जहां तक बात करें, मध्य प्रदेश सरकार की जो बजट कल 1 मार्च को प्रस्तुत होने वाली है, 3.3 लाख करोड़, 3.25 लाख करोड़ का तो कर्जा है सरकार पर। तो किस तरह से मेंटेन करेंगे, मुझे ये समझ में नहीं आती। आज मध्य प्रदेश में पैदा होने वाला हर एक बच्चा लगभग 87,000 रुपए का कर्जदार है। आज जो बच्चा, लेकिन खिलावन जी, क्या मध्य प्रदेश सरकार ही नहीं, बाकी की सरकारें, राज्यों की सरकारें भी इसकी चिंता करती हैं क्या? कोई भी सरकार, किसी भी दल की सरकार आपको चिंता करते दिखती है क्या? बिल्कुल दिखाई नहीं देती। आम आदमी की पार्टी की सरकार चाहे दिल्ली में हो रेवड़ियां बांट रही है, पंजाब में हो रेवड़ियां बांट रही है, सारी सरकारें चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो। जो मूल बात है, जैसे पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करना, इस पर किसी का ध्यान केंद्रित, कांग्रेस को छोड़ के अन्य दलों का, खासतौर पर केंद्र में सरकार है जिनकी अधिकांश राज्यों में सरकार है भाजपा, उनका ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है। जो सबसे ज्वलंत समस्या है, जो हर हाथ को काम मिलना चाहिए, जो जरूरतमंद हाथ को काम मिलना चाहिए, उन पर बेरोजगारी हटाने की ओर कोई ध्यान नहीं है, बल्कि मनरेगा जैसे में भी बजट को जो है आधे से कम कर दिया जाता है। कुल मिला के मेरा ये कहना है कि कोई भी सरकार रेवड़ी बांटने में तो बहुत अग्रणी है, लेकिन जो वास्तव में जन कल्याण का काम है, जो आदमियों को सीधे लाभ पहुंचाया जा सकता है, उसमें बहुत पिछड़ते जा रहे हैं। अब जो नई, तो खिलावन जी, ये तो एक पहलू हो गया कि उससे क्या समस्याएं हैं, क्या संकट आएगा, लोगों पर कितना भार पड़ेगा। लेकिन नायडू साहब, क्या आपको लगता है कि लाडली लक्ष्मी योजना थी, जिसको कहा जाता है कि शिवराज सरकार के लिए मील का पत्थर साबित हुई और दोबारा उनको सत्ता में लाने का महत्वपूर्ण रोल रहा था, चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की बात करें, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना की बात करें, महिलाओं का रुझान जिस तरह से वो फेमस हुए कि मामा के रूप में, तो क्या लगता है आपको ये दूसरी योजना जो लाडली बहना योजना लाए हैं, ये भी उनके लिए इस चुनाव में मददगार तो होगी? और शायद कांग्रेस इसी से चिंतित है। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस का चिंतित होना भी स्वाभाविक है। और बात में जैसे खिलावन जी कह रहे हैं, ये कल्याणकारी योजनाओं के बदले में भिक्षा संस्कृति जो तैयार की जा रही है, इसका विरोध होना चाहिए। और खासतौर से आप जब लक्ष्मी कह रहे हैं तो आपको देने की क्या जरूरत है, वो तो आपको देगी। जिसे आप लक्ष्मी कह रहे हैं उसको आप धन से आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अधिक विकृति है सोच की और योजनाओं की और क्या कहना चाहिए, घोषणाओं की। लेकिन देखिए, इसमें एक चीज जो है, ये अब मतलब करीब करीब स्वीकार होता जा रहा है लोगों को कि हाँ भाई ठीक है, अभी फिलहाल तो जो मिल रहा है ले लो, उसके बाद में देखा जाएगा। पैसे कौन देगा, इसके कोई सेठ, धरना सेठ तो देने वाला है नहीं, जनता से ही मिलना है जो कुछ मिलना है।
तो उनको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब देखने वाली बात यह है, घर घर जाके लोगों लाभार्थियों की सूची बनाई जाएगी। बहुत ही स्वाभाविक है, पार्टी के उन लोगों से फॉर्म भरवाए जाएंगे जो 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 उनके पक्ष में जाने की गुंजाइश देखते हो। तो इस योजना में कुटिलता की कोई कमी नहीं है। तो लेकिन एक उनके तो चीज तमाम मुझे तर्क हैं ना महसूस नायडू होती है साहब, बार बार उनके कि तर्क हैं कि जिस तरह से हमने शादियां ये कराना तर्क तो शुरू हर की। किसी चीज के लिए आ सकता है। तर्क का जहां तक प्रश्न है, खराब से खराब योजना के लिए, कुटिल से कुटिल योजना के लिए अच्छे तर्क दिए जा सकते हैं, और आपसे कहा जा सकता है कि भाई आपकी सोच नकारात्मक है। लेकिन देखिए, अब देखने वाली बात यह है कि वोटर अगर इतना सजग नहीं हो पाया अभी तक, तो उसकी नियति ऐसे लगती है कि इस तरह की भिक्षा वृत्ति पे चले। तो कुल मिला के जो लोग उसका समर्थन कर रहे हैं उनको कुछ कहा तो नहीं जा सकता। लेकिन वो जनता ही सर्वोपरि है ना लोकतंत्र में, तो वही स्वीकार जी कर रही हाँ, है इन योजनाओं सर्वोपरि की तो है, वजह लेकिन से। उसको अगर इस तरह से एक नशे का आदी बना दिया जाता है, एक अफीम सी दी जाती है उसको इस तरह की योजनाओं की, तो वो किस तरह से उसका विकास होगा? आप एक देश का विकास कर रहे हैं या एक संस्कृति ऐसी पैदा कर रहे हैं जिसमें भिक्षावृत्ति पैदा हो? जी, तो खिलावन जी, जो आपकी बात थी उसी को आगे बढ़ाया नायडू जी ने। लेकिन अब आ जाता है अपन के चुनावी लाभ तो मिलेगा ही एक तरह से, निश्चित तौर पर हमने पहले की योजनाएं देखी हैं तो उनका लाभ मिला है। तो दोनों दल देने के लिए तैयार हैं। एक कह रहे हैं कि हम गृहिणियों को भत्ता देंगे, एक कह रहे हैं कि हम तो आपके खाते में ही पहुंचा देंगे। तो यहाँ भरोसे वाली बात होती है, एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि ये कर्ज में डूब रही है सरकार और रेवड़ी की तरह बांट रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं आप दे रहे हो हम भी देंगे, आप पर भरोसा नहीं करेंगे हम पर भरोसा करेंगे। तो किस पर भरोसा करें? देखिए, 18 के चुनाव को दृष्टिगत रखिए आप ब्रजेश जी। 18 के चुनाव में भी लाडली लक्ष्मी योजना थी, 18 के चुनाव में भी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, दर्शन योजना थी, लेकिन उससे बड़ी रेवड़ी आ गई थी ना कि 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। तो ये तो हजारों वाली योजनाएं थी, वो तो लाखों वाली आ गई थी। रेवड़ी ने रेवड़ी का काट किया था, रेवड़ी ने रेवड़ी को हरा दिया था, कुल मिला के ये मानना है। तो मेरा ये कहना है कि जिस तरह से अभी जिस योजना के बारे में, जो लाडली बहना योजना के बारे में चर्चा हो रही है, तो उसमें लाभान्वित होने वालों की संख्या को लेकर के भी विरोधाभास है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 80 लाख लोगों महिलाओं को लाभान्वित करेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं, सरकार के ही विभिन्न अंग कह रहे हैं कि लगभग 1 करोड़ महिलाओं को जो है इससे लाभान्वित किया जाएगा। लगभग यदि वयस्क महिलाएं देखें या जो मतदाता बन चुके हैं वो महिलाएं देखें, तो वो 3,65,000 के लगभग करीब है अभी। 3,70,000, 3 करोड़ 70 लाख, 3 करोड़ 75 लाख के लगभग है। तो क्या बाकी महिलाओं को लाभान्वित नहीं किया जाएगा? क्या परिवार के एक महिला को किया जाएगा या परिवार में जितनी महिलाएं हैं उन सबको किया जाएगा? इन सब पर से अभी बादल जो धुंध है वो हटे नहीं है। लेकिन हाँ, जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने ये घोषणा सबसे पहले, क्योंकि मध्य प्रदेश से और राजस्थान और छत्तीसगढ़ से पहले कर्नाटक के चुनाव होने हैं, तो कर्नाटक के चुनाव प्रचार के शुरुआती दौर में प्रियंका गांधी ने घोषणा कर चुकी है कि हम कर्नाटक के, हमारी सरकार आती है तो कर्नाटक के प्रत्येक परिवार के एक महिला को, जो उसने क्राइटेरिया भी बताई है, जो इनकम टैक्स पे ही नहीं है, जिनकी जमीन की सीमा भी बताई उनने, तो उनको हम 3,000 रुपया प्रति माह भत्ता प्रदान करेंगे। ये घोषणा हो चुकी है। और लगभग उसी पैटर्न में जिस तरह से रायपुर के अधिवेशन में चर्चा हुई, मुझे लगता है कि आने वाले जो तीनों राज्यों के चुनाव है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सीधी टकराव है, तो मुझे लगता है कि यहाँ इन योजनाओं का जो है पिटारा खोला जाएगा। जिस तरह से लाडली लक्ष्मी, जो लाडली बहना योजना को लेकर के जिस तरह से छटपटाहट कांग्रेस में दिख रही है, इसीलिए मुझे लगता है कि कमलनाथ खुद बयान जारी करके आए, खुद आए मीडिया के सामने और उन्होंने बयान जारी किया कि ये जो है चुनावी भाजपा की चुनावी नौटंकी है, नौटंकी करार दिया। तो मुझे लगता है कुल मिला के कांग्रेस में छटपटाहट तो है इस बात को, और भाजपा में काफी विश्वास है कि हम इस योजना के बल पर आने वाले चुनाव में आधी आबादी को अपने तरफ खींच पाएंगे। ये लेकिन खिलावन जी, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कोशिश की थी
लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान के जरिए और जितना आरक्षण दिया था उसके बावजूद फायदा नहीं मिला, तो ऐसे वादे से फायदा मिलता है या नहीं मिलता है? देखिए, परिस्थितियों के ऊपर निर्भर है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधे टकराव की स्थिति बनती, 2-4-5 सीटों को छोड़ दे तो दोनों ही दलों के बीच हार या जीत का फैसला होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में परिस्थितियां अलग है। कांग्रेस वहां बहुत कमजोर स्थिति में, कांग्रेस की कमजोरी को आप और हम अच्छी तरीके से जानते हो। लेकिन आधी आबादी ने भरोसा नहीं जाहिर किया ना, भरोसा नहीं दिखाया ना उन पर। आधी महिलाओं को टिकट दी गई कांग्रेस की तरफ से, स्कूटी देने की बात हुई, महिलाओं को जो भत्ता जो है 3,000 रुपया, उसमें 2,000 रुपये की उस समय बात हुई थी महिलाओं को प्रत्येक परिवार को। लेकिन लगता है कि उस पर भरोसा इसलिए नहीं जताया गया कि कांग्रेस के पास उतनी ताकत ही नहीं थी कि अपनी बात को जो है अंतिम छोर के मतदाता तक पहुंचा सके। ऐसी स्थिति वहां उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की नहीं है। इसीलिए संभवतः इन सब वायदों को, इन सब रेवड़ियों को अस्वीकार कर दिया गया। जी ठीक है, निश्चित तौर पर रेवड़ियों का दौर चल रहा है और इस दौर में हम कह सकते हैं कि एक डाल डाल तो तू पात पात, इस तरह का अभियान चल रहा है कि तू डाल डाल चल, मैं पात पात आता हूँ। तो देने की होड़ मची हुई, इसको जनता किस तरह से लेती है ये तो समय ही बताएगा। बहरहाल समय इजाज़त नहीं देता इस चर्चा को जारी रखने के लिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, यदि योजना उनके पक्ष में अच्छी है तो निश्चित तौर पर उसको सरकार को लाभ होता है। और यदि लाडली लक्ष्मी योजना से शिवराज सरकार की लोकप्रियता बढ़ी है, महिलाओं में उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, मामा के रूप में वो ख्यात हुए हैं, तो निश्चित तौर पर लाडली बहना योजना भी उन्हें एक तरह से वरदान साबित होती दिख रही है। अब इसका कितना असर होगा, चुनाव में मतदाता उनकी इस योजना का भरपूर उनको समर्थन देंगे या जो कांग्रेस कह रही है सिर्फ चुनावी नौटंकी है उनकी बात मानेंगे, इसके लिए हमें भी इंतज़ार करना पड़ेगा और आप भी इंतज़ार कीजिए। चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा कि किसने किस पर कितना भरोसा किया और किस योजना को सिर माथे बिठाया। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।